नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहले सवाल, आज की इस रिकवरी में हम बाजार की तेजी क्या 25,700 करेगी पार क्लोजिंग बेसिस पे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, इंट्राडे लेवल पे क्या दोपहर के बाद आखिरी के आधे घंटे में तेज होगी रिकवरी, क्या 25,800 भी हो सकता है पार, इस पर भी डिटेल में होगी बातचीत। इसके अलावा बैंकों में जो दबाव देखने को मिल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद, उस गिरावट में कहां बन सकते हैं खरीदार। पीएसयू बैंकों ने अभी भी पकड़ी हुई है रफ्तार, तो क्या अभी पीएसयू बैंक में जाना ही कहलाएगा समझदार। इन तमाम सवालों के साथ साथ आईटी शेयरों की गिरावट कब रुकेगी, ये सवाल सबसे अपने आप में बना लगातार बढ़ा हुआ है। और बाकी जो भर भर के आपके सवाल हैं, उन प्रश्नों के उत्तर तो दिए ही जाएंगे। एक एक करके बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां हमारे पास आई हुई हैं, एक एक करके उन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। एपीजी इंटरटेनमेंट के साथ जो है इनके प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। बीईएल को लेकर के सवाल है, 443 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, बीईएल जो है 443 पे 100 शेयर इनके पास है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो 6-7 रुपये करीब जो है इनको नुकसान हो रहा है। हालांकि ओपनिंग जो हुई थी वो प्रॉफिट में थे, अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कोई खास अंतर नहीं है सर। क्या सलाह रहेगी 1 साल के नज़रिए के लिहाज से, बीईएल को होल्ड कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अभी बीएल को होल्ड कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी जो मोमेंटम बना है उसके हिसाब से थोड़ा सा अगर यहाँ पर होल्ड करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अपसाइड वापस से एक बार को 460-65 देखेंगे, लेकिन उससे पहले 420 के आसपास या 415 के आसपास तक के लेवल देख सकते हैं। तो अगर आता है तो वहां पर एवरेज किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड किया जा सकता है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर बीएल को लेकर के। और गौरव त्यागी जी कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते। नमस्ते आपको भी। कह रहे हैं टाटा पावर में करंट प्राइस पर बाइक किया जा सकता है क्या? अच्छा, ये भी इनका भी नज़रिया 1 साल का ही है, तो 1 साल के नज़रिए के साथ ये खरीदारी करना चाह रहे हैं टाटा पावर के अंदर। आज टाटा पावर आधा पौना % नीचे ज़रूर है। करंट लेवल पे क्या सर सलाह देंगे आप बाय करने की? 1 महीने में 9-10% तो चला है, अभी क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ठीक है, यहाँ पे अभी चला जरूर है, लेकिन अभी भी अगर लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो 440 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब भाव जो है वो बहुत अच्छे हैं, छोटे हैं, और इन लेवल पर लॉन्ग टर्म निवेश की अगर रणनीति बनाए तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ स्टॉक चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बाय करना चाहिए। चलिए, ये बात हो गई टाटा पावर को लेकर के। और टाटा पावर के अलावा हमारे सेजल राउत साहब जो है वो लॉन्ग टर्म में जानना चाह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 1468 1468 के भाव पर इन्होंने आरआईएल पे ख़रीदारी की हुई है। अभी जो है आरआईएल पे जो है 1424 का लेवल देखने को मिल रहा है, तो सर करीब करीब 45 रुपए के आसपास का इनका नुकसान हो रहा है। अभी आरआईएल पे क्या व्यू रखा जाए, क्या होल्ड करें, निकल जाएं, और क्या नज़रिया रहेगा सेजल साहब के लिए? अभी बने रहें सर, 8-10 महीनों में का नज़रिया है इनका, लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाह रहे हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं। देखिए विपुल जी, जब इस स्टॉक रिलायंस की बात करी जाए तो देखिए बहुत सेंटिमेंटल ट्रेड आपको देखने को मिलता है। मतलब बहुत स्लो ग्रोथ होती है, कई बार अचानक से बहुत अच्छी ग्रोथ भी आ जाती है, लेकिन जो अभी के जो रेट आ रहे हैं जैसे 1422 है, इसको अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचूं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर स्ट्रैटेजी क्या होगी, बेटर स्ट्रैटेजी कहाँ पर होगी, उसको अगर समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि शायद हमें धीरे धीरे करके आगे चलना चाहिए। यानी 1380 से 1360 का एक बॉटम आउट और अप साइड पे 1650। और ये ट्रेड जो है ये छोटे नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से, लंबे ट्रेड के हिसाब से एक बेहतर मोमेंटम बन सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इस तरीके की अप्रोच अगर रखेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगी, वो ज़्यादा आपको जो है वो कॉन्फिडेंस भी देगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद उतना फायदा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच कर चल रहे हैं तो आप जो लेवल्स मैंने बताए इन लेवल्स पर धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करें, ऐड करें, और कोशिश करें कि आप जब भी ऐसा कोई गिरावट होती तो उसमें घबराएं नहीं, धीरे धीरे करके आप कोशिश करें ऐड करने की, एवरेज करने की। तो अब 1420 है,
10-15% यहाँ खरीद लीजिए, 1400, 1380, इस तरीके से अपना पूरा जो जर्नी है उसको स्प्रेड कर दीजिए। और लॉन्ग टर्म का, अगर आपका 3 साल 5 साल के हिसाब से आप एक लंबी रेस का घोड़ा भी चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा आपको मोमेंटम भी मिले, तो मुझे लगता है कि आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर आप उल्टे हैं, आप खिलाड़ी इस बात के हैं कि बस आज खरीदा कल रॉकेट, तो ये वो शेयर नहीं है, और ना ऐसा मोमेंटम आपको देखने को इस स्टॉक में मिलेगा। ठीक सर। यूज़र YY3VW के नाम से आईडी है इनकी, और कह रहे हैं सर KRBL में इन्वेस्ट करना सही रहेगा अभी फ़िलहाल 8-10 महीनों के लिए, इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, प्लीज़ बताएं। अच्छा सर, ये जो अभी चूँकि ये US वाला जो पूरा मसला चल रहा है, इसको रखते हुए क्या KRBL के अंदर फ्रेश एंट्री की जा सकती है? और दूसरा LT फूड्स भी ज़रा देख लीजिएगा क्या, और KRBL और LT फूड्स में अगर चुनना हो तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? दोनों को ही इनका प्रश्न तो KRBL को लेकर के है, लेकिन उसमें मेरा भी प्रश्न एक LT फूड्स को लेकर के है। दोनों पे मैं आप चाहूँगा सर अगर एक बार अपनी राय दे सके तो। देखिए विपुल जी, दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद एलटी फूड यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग है, पहला। अब रिजल्ट पहले ही बता दिया, अब आते हैं कि खरीदना है नहीं खरीदना है। दोनों में थोड़ा सा वेट करना है। केआरबीएल की बात करें तो मुझे लगता है 360 का जो लेवल है वो घटते हुए अभी कम से कम एक बार 335 330, और हो सकता है इससे नीचे के भी रेट आपको देखने को मिले। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम वेयर यू एंटर, जस्ट वेट एंड वॉच। 330 के आसपास आएगा तो पहला कदम रखेंगे, उसके बाद ही यहां पर आएगा। लेकिन इसी को कंपैरिजन कर ले अगर एलटी फूड से, तो मुझे लगता है शायद 410 400 के लेवल्स जो हैं वो अच्छे हैं, उन लेवल्स पर आता है तो आप बाय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, आप उसी को लेके चलें। चलिए ठीक है सर। इस बीच हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ चुकी हैं, रश्मि जी फोन लाइन पर हैं। रश्मि जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं रश्मि जी, और आप बताइए कैसे हैं, कैसा लग रहा है प्रोग्राम आपको? सर आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी मैंने बहुत कम समय हुआ है मुझे ट्रेडिंग मतलब करने में और शेयर्स में लेने और सेल करने में, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके प्रोग्राम से। थैंक यू मैम, थैंक यू। उम्मीद कर रहे हैं प्रोग्राम आपको और अच्छा लगे, आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा बढ़े, हमारी यही शुभकामना है। और बताइए आज का सवाल क्या है आपका? सर मैं ये जानना चाहती थी, जमुना ऑटो में मैं फ्रेश एंट्री करना चाहती थी, तो उसके बारे में मैं जानना चाहती थी। जमुना ऑटो और बॉम्बे डाइंग, तो फ्रेश एंट्री दोनों में करना चाह रही हैं? जी जी। जमुना ऑटो अच्छा चला, लेकिन आज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है जमुना ऑटो में। सर क्या ये गिरावट नई खरीदारी के लिए मौका हो सकता है, या और नीचे जा कर के ख़रीदना चाहिए? एक महीने में करीब 19% की रैली देखने को मिली है। और दूसरा बॉम्बे डाइंग, ये दोनों ही जो इन्होंने सेक्टर चुने हैं, ये दोनों ही जो है ये एक्सपोर्ट से जुड़े हुए, जब ख़ासतौर से अमेरिका से जुड़े हुए ये शेयर हैं, जो कि जब US एक्सपोर्ट और तमाम चीज़ें चल रही थी, वहाँ पर जब टैरिफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो इस पूरे सेक्टर में थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बॉम्बे डाइंग आज 0.25% ऊपर और जमुना ऑटो में प्रेशर, इस सब के बीच में क्या खरीदारी नहीं की जा सकती है? बॉम्बे डाइन की बात करें तो देखिए बहुत प्रॉमिसिंग मुझे टेक्सटाइल कभी लगता नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, क्योंकि मैंने टेक्सटाइल पे बहुत कुछ देखने के बाद ये वो किया कि बहुत पहली बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? पहली आती है जिसमें कि लिक्विडिटी नहीं मिलती, पहला। दूसरा ये है कि बहुत से स्टॉक जब प्रॉमिसिंग दिखते हैं तो सरकार का कोई फैसला आ जाता है, या फिर मेरे हिसाब से शायद कहीं ना कहीं से पॉलिसी, US पॉलिसीज आ जाती हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मैं एक बहुत हिस्ट्री यहाँ पर, चूंकि चर्चा हो रही है इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कि आपको याद हो तो रिलायंस का पूरा बिजनेस पहले टेक्सटाइल था, और धीरे धीरे करके आज रिलायंस का टेक्सटाइल नाम का टी भी नहीं रह गया है। तो बिल्कुल। ये आपको दर्शाता है कि मार्केट का सिनेरियो किस तरीके से बदलता है और क्या आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, जहां तक आप बॉम्बे डाइन की बात करें, स्टॉक देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 116 के पास चल रहा है, 100 रुपए का बॉटम बन सकता है, 140 45 रुपए तक आ सकता है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी यहाँ पर जान नहीं दिखाई देती है, बहुत बड़ी लहर नहीं दिखाई देती है, बहुत बड़ी तेजी के संकेत नहीं बनते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा
अवॉइड रखें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपको याद हो कि पेज इंडस्ट्री है, सुजाता टेक्सटाइल है, और कीटेक्स है, लिबास है, ये आलोक इंडस्ट्री तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसने लोगों के लोग भवन उड़ा दिए सब कुछ। और तो मुझे लगता है कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिर्फ बजट का अनाउंसमेंट और ट्रम्प जी की कृपा को बस ले करके और नमस्ते करना ही चाहूंगा, ज्यादा लॉन्ग टर्म निवेश नहीं करूंगा। जहां तक जमुना ऑटो की बात आपने कही थी, मैं सही हूं जी जी बिल्कुल सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी शायद थोड़ा सा आपको और वेट करना चाहिए। 125 इज द बेस्ट लेवल, और इन लेवल्स पर अगर 5-2-1% का अगर आप निवेश बढ़ा भी देंगे तो ऐसा बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी करंट एंट्री ले सकते हैं सर, मतलब ना जमुना ऑटो में? मैम का जो सवाल था सर, फिर वो आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। आ गया। करंट लेवल से ज्यादा जरूरी है विपुल जी, कि मुझे लगता है कि आप सिर्फ पहला कदम रखिए, लेकिन बेस्ट स्ट्रैटेजी 128 130 के आसपास बनती है। तो थोड़ा सा बस एक कुछ शेयर खरीदने हैं, 100 रुपए लगाना था, 20 रुपए 30 रुपए लगा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इस स्ट्रेटजी के साथ आप कामकाज कर सकती हैं। पूरे पैसे एक मुश्त अभी लगाने की आवश्यकता नहीं है रश्मि जी के लिए, ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आ रही है। चलिए, इस बीच सर 3 ऐसे शेयर हैं जो कि छोटे शेयरों में गिने जाते हैं, जिन उस पर जो है सवाल हैं। अंकुश जी जानना चाह रहे हैं, एक तो फिजिक्स वाला को लेकर के। एक हमारे दर्शक हैं जो जानना चाह रहे हैं, पिंटू कुमार जी, IFC शेयर के बारे में बता दीजिए, 65 पे दिया हुआ है, टारगेट क्या होगा। और एक शेयर है जो कि है सुजलॉन, जो कि अब थोड़ा सा काफ़ी दबाव दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, 44 के आसपास पहुंच गया है। आज इसने 43 रुपये 83 पैसे का लो बनाया है और 21 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। 50% अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हो चुका है। यहीं से शुरू करते हैं सर, ये 3 शेयर क्योंकि इनमें काफ़ी क्वेरीज हैं, तो इन तीनों को कवरेज एक साथ ही कर लेते हैं। शुरुआत सुजलॉन से करना चाहेंगे सर। विपुल जी, जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं और सुजलॉन का पूछ रहे हैं, तो मैं बड़ा मन में मेरे ना कुछ चीजें चलने लगती हैं। एक आध दो चीजें ऐसी चलती हैं जो शायद स्टॉक मार्केट के लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। क्या होता है, बड़ी दुविधा होती है। दुविधा इस बात की होती है कि कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि आप नकारा नहीं कर सकते, यानी कि आप मना नहीं कर सकते, और ना आप उसको लेकर के कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो जब आदमी जवाब देता है तो उसका जवाब ऐसे लगता है कि जैसे लग रहा है उसका मन ना लग रहा हो। एक पिछले वाले शो में आपने एक बात कही भी थी कि सर आज आप उस मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो सुजलॉन है वो एक्चुअली में ऐसा ही स्टॉक है जिसको कि खरीद लो तो उसके बाद कहीं मन नहीं लगता। और मन क्यों नहीं लगता है? मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि कहीं और लायक मन छोड़ता नहीं, अंदर से जलता रहता है, चुभता रहता है। खरीद तो लिया है, सुबह कैसी होगी, शाम कैसी होगी, दुख कैसा होगा, पाप कैसा होगा, पुण्य कैसा होगा, ये सारी चीजें मन में दुविधा में चलती रहती हैं। तो जब कोई पूछता है पानी ले लो तो कह देते हैं चाय पिला दो। जब कोई चाय देता है तो कहते हैं हम चाय नहीं पीते, हम तो कॉफी पीते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि तब क्या होता है, मन और दिल का तार नहीं मिल पाता है। सुजलॉन कुछ ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत क्लियरली वॉच करता हूँ और बहुत क्लियर व्यू देता हूँ। बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है, अच्छी लग जाती है। अच्छी लग जाए तो अच्छा, बुरी लग जाए तो सर कोई बात नहीं। सुजलॉन के आप ऑरा में जी रहे हैं तो फिर आपको दुख नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में हम आते हैं कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए। सेंटीमेंट जोड़ने मत आइए। और एक चीज बहुत अच्छे से कही जाती है कि लाइफ में जब आप अपने गोल सेट करिए ना, तो कभी भी किसी चीज से प्यार मत करिए, क्योंकि अगर आप प्यार कर लोगे तो सेंटिमेंट में बह जाओगे और वो आपको नुकसान दे जाएगा। जीवन की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। मुझे लगता है सुजलॉन अभी 38 रुपीज तक जा सकता है। डिसीजन अब आपको लेना है, इसमें मेरा कोई भी कॉल यहाँ पर नहीं है, ना बाय का ना सेल का। आप ज्यादा समझदार है, आप अपना रिस्क कैपेसिटी जानते हैं, तो बहुत क्लियर मैंने व्यू दिया है। हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगी हो, लेकिन सर ज्यादा अच्छा है कि पैसे की जब बात होती है तो बुरी बात ही पैसा देती है। अभी 38 रुपये तक जाता दिख रहा है। ये समस्या जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सुजलॉन के लिए, और अभी अब क्या करना है वो आप लोग निर्णय लीजिए। लेकिन सर अगर होल्ड कर गए
तो मतलब 38 के बाद रिकवरी तो आएगी ना, कि मतलब इसके साथ ओला जैसी समस्या तो नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं सर। देखिए आप मतलब आप विपुल जी एक बात बताइए, मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं मुझसे चाह रहा हूँ क्यों कि मतलब जानना सर लोगों चाहते के हैं? सवाल भर भर के हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको क्लैरिटी रहे। अब देखिए, जिन लोगों ने 70-80 पे लिया है वो अब तुरंत इतना बड़ा लॉस तो लेंगे नहीं, है ना। छोटे शेयरों में लोग अक्सर जो है पोजीशन उनकी बड़ी रहती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर पूछ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए उनको। जी सर। नहीं नहीं विपुल जी, आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा मजा भी लेते रहते हैं बीच वाह। बीच में। मैंने देखा, क्योंकि देखिए ओला जो है वो मैं उसका बिल्कुल समझता हूँ, मैं उससे बढ़िया ब्रांड तो कभी कैरी करता ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री में ये फैल चुका है कि ओला मतलब डॉक्टर रवि सिंह, और मतलब जैसे लगता हो कि मेरी पर्सनल दुश्मनी आ गई हो। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी का पैसा आपको डुबाने में लगा हो ना, मैं उसका साथ कभी दे नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको लग रहा होगा आज मैं यहां पर इतनी आसानी से ये बात कह रहा हूं विपुल जी, लेकिन आप बिलीव रखिएगा कि जब ये 45 रुपए पे चल रहा था और जब ये 75 रुपए भी चल रहा था, उस टाइम पे इस तरीके का कॉल देना ना, वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। बिल्कुल। और लोग जो है जिस तरीके से कमेंट करना शुरू करते हैं, और देखिए ये तो यूट्यूब की दुनिया है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ। अभी जैसे मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, थोड़ा दुख भी होता है, आज मैं दुख भी शेयर कर लेता हूँ, कभी कभी कुछ चीजें शेयर करने का मन करता है। मैंने आईटी काउंटर का, जब जिस दिन ये एआई और ये सारा सबमिट का हो रहा था, उस दिन मैंने अभी 2 दिन पहले आईटी काउंटर पे आपके यहाँ पे बहुत बड़ा व्यू दिया था, लास्ट आई थिंक वेडनेसडे को। और एक प्रोग्राम का जिक्र भी किया था, एक प्रोग्राम हमने रिलीज किया आईटी काउंटर के ऊपर। तो उस पे बड़ा प्यारा प्यारा कमेंट आया है, ससुरा पगला गया है। नहीं सर, तो ये भैया, लोगों की प्रतिक्रिया तो बहुत तीखी होती है, ये बात तो सही है। लेकिन लेकिन इस तरह के कमेंट पढ़ने में इतना मजा भी आता है विपुल जी, कि बता नहीं सकता हूं। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो अपने को कह रहे थे ससुरा पगला गया, या हमको कह रहे थे ससुरा पगला गया है। क्योंकि अगर स्टॉक देखें तो कोई और ही पगला गया है। तो बात तो सही है सर। प्यारे तो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, लेकिन बट पॉइंट पे वापस आते हैं जी सर। सर। ओला है मेरे हिसाब से, मैंने पहले भी कहा था, ओला से कितनी जल्दी दूर हो जाओगे वो आपका फायदा है। एक और स्टॉक नाम याद आ गया, स्पाइस जेट। बहुत लोग उसको भी पूछते हैं, बाबूराम जी अगर आप स्पाइस जेट लाओ तो मिर्ची का टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल रेडी रहता है हमेशा। और शानदार देखिए आया सुना। ना। हाँ, बात तो सही है। तो अभी सर क्या करें, क्या सुजलॉन में फिर? सुजलॉन सर 38 रुपीज आएगा, बाकी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, और बने हैं तो बने रहिए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड देंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। इस बीच हमारे साथ शरद जी जुड़ चुके हैं, जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ हैं, और शरद जी से बातचीत करें उससे पहले ज्योति रंजन जी की एक टिप्पणी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, विपुल जी आप इतने हंसते खेलते रहते हो, तो थंबनेल में फ़ोटो इतना सीरियस वाला क्यों दिए हैं? ऐसे लग रहा है कि आपका पेट खराब है और आपको पार्लियामेंट का बुलावा आ रहा है। अद्भुत अद्भुत, मतलब कहाँ से, मतलब जो है ज्योति जी, मतलब जो है क्रिएटिविटी विपुल जी, क्रिएटिविटी। ये है, हमारे दर्शक जो है ना अद्भुत है, क्या ही कहा जाए। चलिए ठीक है सर, आपको ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा होगा। अब जरा शरद जी से बातचीत कर लेते हैं। शरद जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं शरद जी आप? बहुत बढ़िया सर, आप लोग देखते हैं तो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अरे सर, ये आपने मेरा डायलॉग ही मार दिया, मैं तो यही आपसे नहीं बोलना चाह नहीं रहा था। सर, रवि जी देखिए कितना बढ़िया हंसते हैं। नहीं मस्त रवि रहते सर की हैं। मुस्कुराहट तो बहुत कातिल है सर। जी जी बिल्कुल। हाँ बताइए सर, कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत शानदार सर। बताइए क्या सवाल है आपका? सर गोल्डियम मेरे पास है। अच्छा, गोल्डियम आपने ले रखा है, किस रेट पर? ये हमने लिया है सर, एक सेकंड सर। ये जो आपने हमें भेजा है 383, यही भाव है ना? जी 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 जी। अच्छा, क्या नजरिया है आपका, कब तक होल्ड कर सकते हैं? जब तक आप कहेंगे सर। अरे सर वाह। चलिए 20 रुपये का हो रहा है अभी फिलहाल के लिए लॉस आपको, मतलब आज का ही नुकसान है। 17-18 रुपये तो आज ही टूट गया है, 4.5% नीचे। और ये भी जो है थोड़ा सा अमेरिका से जुड़ी हुई कंपनी है, जेम्स एंड ज्वेलर्स से जुड़ी हुई कंपनी, एक महीने में 22-23% चली है। रवि सर क्या करना चाहिए इनको? 20 रुपये का लॉस हो रहा है पर शेयर, और जो आप कहेंगे वो ये मान लेंगे। जी देखिए
कभी कभी बड़ी दुविधा में फंसा देते हैं। आज मुझे लग रहा है दुविधा के ही एग्जाम चल रहे हैं क्योंकि आप लोग इतने प्यार से बताते हैं। लेकिन सर, इससे ज्यादा अच्छा मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ। कनेक्ट हैं आप लाइन पे तो। जी जी। आपने सर टाटा गोल्ड क्यों नहीं चूज कर लिया, या फिर वो सिल्वर बीन्स आजकल एनएससी पे बड़ा ट्रेंडिंग है, या फिर गोल्ड बीन्स आजकल ट्रेंडिंग है, गोल्डियम ही क्यों चूज किया, गोल्ड ही बीज चूज मेरे करना? पास है, टाटा बीज भी है। अच्छा, टाटा बीज भी ले रखा है सर? ऐसा नहीं है, भाई साहब ने सब ले टाटा रखा गोल्ड है। भी है। तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी से इतना प्यार क्यों? मतलब भाई अगर आपने मतलब पहले से ही आपका एक्सपोजर इस तरफ था तो कोई खास वजह, या किसी ने कहा था, या ऐसे ही? नहीं, एक्चुअली इसको मैंने पहले लिया था, इससे प्रॉफिट बुक किया था। ये अचानक एक दिन ये दिख गया तो ध्यान आया कि लो कुछ ले लेते हैं। हाँ ठीक ठीक, पहले एक बार मुनाफा हो चुका है तो इंसान को लगता है कि ठीक है, नीचे आया तो दोबारा एंट्री कर ले। ये वजह रही सर। जी सर, क्या कहेंगे आप इनके लिए? देखिए 363 चल रहा है, 350 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो होल्ड रखिए। पुल बैक आता है तो मुझे ऐसा लगता है 400 या 400, 400, 390, 400 से ऊपर का रेट है नहीं, उसके बाद फिर गिर जाएगा। ठीक है, तो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक ठीक सर। चलिए, इस बीच सर जो मेरे सवाल थे वो रह गए। एक तो आईएफसीआई था उसमें, और फिजिक्स वाला भी ऐड कर लीजिए। तो फटाफट इनके लेवल्स जरा डिस्कस कर लेते हैं। आईएफसीआई का भाव अभी चल रहा है 60 के नीचे आ गया, फिर से 59 के आसपास इसमें मोमेंटम आता है। जब फिर खबरें आएंगी फिर से कोई हिस्सा बिक्री की, कोई एनएससी के आईपीओ की, फिर चलने लगता है। क्या करें सर? ये जो हमारे दर्शक थे उन्होंने शायद 63-64 पे ले रखा था, सवाल उनका मिस हो गया। और दूसरा फिजिक्स वाला पे काफ़ी लोगों के अब सवाल आने लगे हैं। बीच में एक रैली आई थी 1-2 दिन की, फिर ठंडा पड़ गया, फिर 100 के नीचे निकल गया। इन दोनों पे क्या, जिनकी पोजीशन है, क्या वो एग्जिट लें या बने रहें? क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए पहले आईएफसीआई को बोल देता हूँ। पहली बात है, ये अब बजट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये नो ट्रेंडिंग जोन में चला गया। एग्जिट होने का आ, हिम्मत दिखाइए और एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे करते करते ये वापस से 41-45 रुपए के आसपास तक आ जाएगा। कुछ खास दम नहीं है, मेरे हिसाब से एग्जिट होना चाहिए। दूसरा, जो आपने बात कही फिजिक्स वाले की, अब देखिए फिजिक्स वाले में क्या है कि 97 चल रहा है, 70 रुपए का टारगेट दे रखा है मैंने। 70 आ जाएगा तो कहीं और ना नीचे चले जाएं, तो समझदार को इशारा काफी है, बेटर है एग्जिट कर लीजिए। दोनों में ही सर एग्जिट कर लेना, फिजिक्स वाला और आईएफसीआई? बिल्कुल। ठीक सर, ये दोनों के लिए राय यहाँ पर निकल करके आ गई है। अच्छा, एक सवाल जो आपके लिए कई दिनों से आ रहा है और वो मिस हो जा रहा है, वो है शक्ति पंप को लेकर के। और मुकेश कुमार जी का आज भी आ गया है सवाल। कह रहे, जय हिंद विपुल सर, आदरणीय रवि सर को सादर प्रणाम। शक्ति पंप 682 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं 200 शेयर। अब ये बताइए सर कि जिनके पास काफ़ी ऊपर की खरीद है इनकी, और ये जब बजट के आसपास, मॉनसून के आसपास, ये थोड़ा सा सीजनल साइक्लिकल तरीके से चलते हैं इस तरह की कंपनियां, आपका व्यू क्या होगा? क्या करना चाहिए मुकेश कुमार जी को और बाकी लोगों को जिनके पास शक्ति पंप है? देखिए मुझे ऐसा लगता है 556 चल रहा है, दिस इज द लोवेस्ट लेवल, जो कि अभी बॉटम आउट इससे पहले हुआ था। अगर आपको याद हो तो लगभग 550 से ही बॉटम आउट होके वापस 800 तक गया था। अभी निगेटिविटी फेज में चल रहा है। मुझे लगता है क्लियर यहाँ पर 545 का या 540 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर उसके नीचे चला जाता है, कोई प्यार कोई मोहब्बत नहीं, एग्जिट कर लीजिएगा, दोबारा फिर आपको ये 400 के पास मिलेगा। लेकिन अगर पुल बैक करता है और ऊपर में रेट वापस से 670, 680 के आते हैं, तो भी एग्जिट करना है, क्योंकि स्टॉक अपनी पोजीशन खो चुका है। हाँ, ये बात यहाँ पर शक्ति पंप को लेकर के निकल के आई है। और काफ़ी सारी क्वेरी सर पारस डिफेंस पे भी आज आई हुई हैं। इसको भी अभी हम थोड़ी देर में बातचीत करते हैं पारस डिफेंस को लेकर के। लेकिन सर आज एक मतलब अभी खबरों के खेल में इस पर बातचीत करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो एक्सीडेंट हुआ, ये क्या बैंकों को लेकर के क्या सेंटिमेंट और ख़राब करेगा? और अभी आईडीएफसी में जिनकी पोजीशन है उनको अब क्या करना चाहिए? हालांकि थोड़ी बहुत तो रिकवरी है। आज एक समय तो 18-19% टूट गया था, वहाँ से जो है अब 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 66 रुपये 80 पैसे का लो लगा है। क्या ये अब समस्या इसके लिए अब लंबे समय के लिए ख़राब हुई? जिनके पास है क्या वो अपना लॉस बुक कर लें, या फिर रिकवरी की या नई खरीदारी की 16-17% की गिरावट के बाद कोशिश करनी चाहिए? आपका व्यू क्या है? देखिए विपुल जी, एक तो वैसे देखा जाए तो आईडीएफसी बैंक के लिए इतना बड़ा कुछ जो झटका आया है, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज बेस्ड ओवर रिएक्शन आया, लेकिन ये गैप वापस से फिल होता हुआ नजर आएगा।
इमीडिएटली यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत करिए, यानी कि थोड़ा सा जस्ट वेट एंड वॉच, एक दो तीन दिन और वेट करेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, या तो और थोड़ी इस पे गिरावट बढ़ेगी। अगर ये लेवल्स फॉलो कर रहे हैं तो 67 के नीचे अगर क्लोज कर जाता है तो अपने जो चूंकि 3 रुपए ही है, ऊपर 82 पे खरीदा होगा, तो मेरे हिसाब से वहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू करिएगा। नहीं तो जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा पुल बैक अगर आता है तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा। और न्यूज का थोड़ा सा एक दो दिन में सेंटीमेंट चूंकि अभी खराब है, तो इस तरीके की चीजों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे हिसाब से अभी मैं आपकी जगह होता, चूंकि ट्रेड नहीं काट पाया, नहीं मिल पाया, तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट स्टॉप लॉस इज 67 to 65 रुपीज। ठीक है, ये बात हो गई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। अच्छा, जो ये बाकी जो पीएसयूज बैंक है सर, उसमें मोमेंटम लेकिन कभी अभी धीमा पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर आप कवर कर लें, जैसे कैनरा बैंक है 156 के ऊपर पहुंचता हुआ। पीएनबी क्या अभी भी बाय लिस्ट में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी आ गई है, तो क्या अब आपकी लिस्ट से बाहर था, क्या आप इसको लिस्ट में दोबारा एंट्री करने की सलाह देंगे? इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्या व्यू है आपका? ये एक दो अगर पीएसयू बैंकों पे अगर आप को कवर करना चाहें तो अभी पीएसयूज में आपको सबसे पसंदीदा बैंक कौन से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पीएसयू में लास्ट जो मैंने दो स्टॉक दिए थे उनमें मैंने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा पे ही ज्यादा दांव लगाया था। बिल्कुल, लेकिन दोनों ये अच्छे है चले कि सर। जी, इस लेवल पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब उनसे थोड़ा सा प्रॉफिट खींच लिया जाए। खींचने का मतलब है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। 320 312 15 चल रहा है, इन लेवल्स पर आकर थोड़ा रुक जाता है और वापस से जब तेजी का दौर आता है तो फिर ये चलना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल ट्रेड के हिसाब से अगर चले तो थोड़ा सा प्रॉफिट चाहे तो जो लोग बुक करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन रीसेंट पीएसयू से कह लीजिए, दूसरी तरफ से स्टॉक कह लीजिए, तो मैंने अभी आईडीबीआई को 100 रुपए पे रिकमेंडेशन के लिए रखा है, और आपके यहाँ पे भी रिकमेंडेशन दिया है। 2 हफ्ते हो चुके, 3 हफ्ते अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड है तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई शॉर्टर पीरियड के हिसाब से देखें। और जो बैंक दूसरे बैंक है पीएसयू, जैसे कि आपके सेंट्रल बैंक हैं, कैनरा बैंक हैं, फेडरल बैंक हैं, इनमें पोजीशन है तो बिल्कुल कैरी करिए। मुझे लगता है कि आपको आने वाले 8-10 महीने और यहाँ पर देने चाहिए, आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे ही। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती भी है 2-3% की, तो पैनिक नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत लोगों के सवाल थे कैनरा बैंक में नई खरीदारी के लिए, तो ये जो आपने आईडीबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक में कहा कि अगर पोजीशन है तो होल्ड रखें अगले 5-6 महीने के लिए। फ्रेश एंट्री के लिए एक तो आईडीबीआई बैंक हो गया, और कोई बैंक है क्या? और मेरा एक दूसरा सवाल जो था कि पीएनबी में क्या रुख बदला है, या फिर अभी आपने अभी इसको अवॉइड लिस्ट में ही रखा हुआ है? नहीं, पीएनबी में देखिए, जब तक ये 145 के ऊपर क्लोज करने के बाद कम से कम 4 वीक सस्टेन नहीं करता है, नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं आपको, 4 वीक तक सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई बड़ा बुल रन नहीं आएगा। अगर ये आया भी तो ये धोखा ही दे जाएगा। तो बेस्ट है, जैसे मैंने बार बार आप लोगों को बताया, 131 130 ये जो लेवल्स हैं, इनमें जिन लोगों ने लोअर लेवल पर लिया है वो लोग इस 10 रुपए इस लेवल को एग्जिट करने पे ही यूज करें, ज्यादा बेटर है। ठीक, ये बात है, ये बात है। और बाकियों में सर ये जो कैनरा बैंक वगैरह है, इनमें कहीं फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश? क्योंकि पीएसयू नहीं, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द राइट टाइम वेयर यू कैन एंटर इन द ऑल द बैंक्स। जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत से और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, थोड़ा पैसा कैश पे बैठेंगे तो ज्यादा बेटर। ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक इसी के लिए कुंजन तिवारी जी भी पूछ रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, यूको बैंक 27 में 500 शेयर हैं, क्या करें, होल्ड करें या नहीं? तो एक बार यूको बैंक भी देख लीजिए। एक दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करनी है, लेकिन चूंकि एकदम से सामने कुंजन तिवारी जी का सवाल दिख गया तो पीएसयू बैंक को बात हो रही थी, तो एक बार इस पर भी टिप्पणी कर दीजिए सर। देखिए, यूको बैंक अभी 32 से 33 रुपए तक जा सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी एक तेजी का रुझान बनेगा। और मैं स्क्रीन को ऐसे ही विजिट कर रहा था तो मुझे एक स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन से नजर आ गया, जिसका नाम था मॉर्फिन लैब। एक बार को मैं सॉरी, मैं बैंकिंग का डिस्कशन चल रहा था, लेकिन मॉर्फिन लैब जी जी, बहुत बिल्कुल तेजी सर। से अग्रेसिव तरीके से बढ़ा है। 18% की आज रैली दिखाई है, और शायद पुराने पाप थोड़े धुलते हुए से नजर आ रहे होंगे, लेकिन पाप को पुण्य में बदलने में देर नहीं लगती। मार्केट का मोमेंटम ठीक है, 48 से 50 रुपए या 52 रुपए तक जा सकता है।
जो लोग पीछे पेशेंस नहीं था, थक गए थे, रुक गए थे, वो चाहे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज टारगेट 54 रुपीज। बहुत शानदार सर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रेम कुमार जी जलंधर से हैं। तो पहले तो क्षमा चाहेंगे, प्रेम जी को थोड़ा इंतजार कराना पड़ा। प्रेम जी नमस्कार। हाँ जी विपुल सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, रवि जी ने भी स्वीकार कर लिया आपका नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? जलंधर से? जी जी सर, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ सर, तो वाह। आज फिर बात कर रहा हूँ सर। बहुत तो सर शानदार। मेरी ना सर, हाँ विक्टोरिया फूड्स का था सर, मैंने 2000 शेयर लिया था 16 तारीख को, अंशुल सर ने दिया था वैसे तो कॉल। जी। तो जब अंशुल सर होते शो में तो फिर सवाल नहीं ले पाते आप। अच्छा। तो अब ये सर ना तो टारगेट हिट हो रहा है सर, ना स्टॉप लॉस लग रहा है, तो क्या करे सर? या तो इसमें से निकल जाऊं या क्या करूं सर? पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं यहाँ पर रवि सर इसको लेकर के। सर 226 में लिया है, करीब 8-9 रुपये का नुकसान हो रहा है। 2000 शेयर ले रखे हैं, तो यहाँ पर इनका नुकसान जो है वो अभी जो है ठीक ठाक हो रहा है। क्या करना चाहिए? और होल्ड करें या फिर निकल जाएं? क्या सलाह रहेगी हमारे दर्शक के लिए? देखिए सर, आपके रेगुलर व्यूअर हैं, और रेगुलर व्यूअर में मैं आपको बताऊं तो अंशुल जी को भी मैं देखता रहता हूं, वो भी आपके पास रेगुलर आते हैं। तो बेटर है इस टाइप के, जब किसी की कॉल हो तो उससे बेटर उससे बिल्कुल सही बात है, ये बात मेरा भी मानना समझना है। ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से आप एक बार को बेटर आपका होगा सवाल हम शायद। कोशिश करेंगे सर कि जब भी वो आए वो आपसे जो है हम आपका सवाल ले लें। तो इस पर उनकी राय ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि आपने उनके कहने पे ख़रीदा है, तो आप किसी और के कहने पे क्यों बेचें? रवि सर ने अगर कोई कॉल दी है तो वो किसी और के कहने पे आप मत बेचिए। रवि सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर वहाँ पर स्टॉप लॉस कट रहा है या कुछ और समस्या हो रही है, वो बताएंगे आप क्या करना चाहिए, कहाँ पोजीशन स्विच करनी है, और बताते भी हैं। तो ठीक है, आपका हम कोशिश करेंगे ना कि मतलब आपका सवाल जो है अंशुल जी के साथ डिस्कस कर लें। तो सर इस बीच एक दर्शक हैं हमारी सोनम सिंह जी, उनकी कह रही टिप्पणी आई है। गुड आफ्टरनून विपुल सर, आपकी हंसी और आपकी एनर्जी देख करके दिल खुश हो जाता है, और मैं तो आपको देखती हूँ तो मुझे भी एनर्जी आ जाती है। वाह 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 वाह। चलिए सोनम जी, थैंक यू। आपकी ऊर्जा ऐसे ही बढ़ती रहे, हम लोग इसका कारण बनते रहें, और आपकी ऊर्जा के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो, आपके पैसे भी बढ़ते रहें। इस बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके प्रणाम, और जितना ज़्यादा हो सके और ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए। व्हाट्सएप स्टेटस पे को लिंक पे लगाइए, मतलब लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक और ट्विटर पे जो है शेयर कीजिए लिंक को। ये आप लोगों से निवेदन है, यही आप लोगों से कामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी जो है अच्छा सर, आज जो है ना ये काफ़ी लोगों के सवाल भी हैं, जिस तरीके से टूटा है एचएल, उसको लेकर के। एक तो एचएल के साथ थोड़ा सा एक समस्या हो जा रही, जैसे ही थोड़ी सी गतिविधि होनी शुरू होती है कुछ ना कुछ नकारात्मक खबर आ जाती है। और अब एचएल पे खबर आई, एक और तेजस विमान गिरने की खबर है, जिसके बाद आज 4.25% टूटा है। इनफैक्ट आज पूरे डिफेंस में प्रेशर बना हुआ है। तो मेरा सवाल एक साथ 3 शेयरों पर, चूँकि ये 8 बजे जब लोग देखें तो लोगों को पूरा मतलब जानकारी हर सेक्टर की मिलती रहे, तो एचएल, बीएल, बीडीएल, इन 3 पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी? और क्या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या आपको यहाँ पर पेन और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए विपुल जी, मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पर। लास्ट आपके जो वेडनेसडे का प्रोग्राम हुआ था, आज मंडे है, उसमें मैंने आपको एचएएल के बहुत क्लियर लेवल बताए थे। मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि दर्शक कई बार नए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहला जो मेरा कॉल था कि आप 4100 4200 ये जो बीच के रेट है, इसमें पहला कदम रखिए। दूसरा कदम रखिएगा 3800 4000 पे, और तीसरा कदम रखिएगा 3800 पे। हम अभी 4000 के पास हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप आज दूसरा कदम रखते हैं और फिर अगला कदम 3800 के आसपास तक के लेवल पे रखते हैं, तो टारगेट कहाँ रखना है? टारगेट रखना है आपको 4500 4400। लोअर साइड पे डर आ जाता है तो 4380 40 के आसपास का टारगेट रखिए। जो पहले आ जाता है उसको करते चलिए। अगर पहले आपने 4100 पे खरीदा, 4200 पे खरीदा और 4400 आ गया, तो जो लिया वो बुक कर लीजिए। अगर नीचे गिर गया तो फिर उठा लीजिए, थोड़ा और उठाइए। तो 3 कदम चढ़ना है और
ऊपर वापस से लेवल का वेट करना है। स्टॉप लॉस के हिसाब से 3500 से नीचे के सब स्टॉक्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो बहुत सिंसियर तरीके से आप प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन अगर आप पैनिक खाएंगे तो हमेशा प्रॉफिट वाले स्टॉक्स ही काट के निकल जाएंगे। ठीक सर, तो ये बात हो गई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर के। बीएल में आज जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उस पर व्यू, और बीडीएल को भी अगर आप शामिल कर लें कवरेज में तो जी। देखिए बीईएल पे भी मैंने अभी जस्ट आपको जब पहला क्वेश्चन आपने लिया था तो यही बताया था, और मुझे लगता है 410 जो पहले मैं हमेशा आपको याद होगा कि लेवल देता था कि 380 तक आने दीजिए। अब 380 के एवरेज को बढ़ाकर मैं 400 रुपए, 395 रुपए और 400, 410 तक या 420 तक ले गया हूं। और अप साइड में अब टारगेट जो है वो 465 रुपए है। ये जॉबिंग वालों के लिए, एवरेज करने वालों के लिए, फ्रेश एंट्री करने वालों के लिए। और जहां तक बात करें बीडीएल की, अब अगर आप बीडीएल को यहां पर देखेंगे तो बीडीएल थोड़ा सा इन दोनों को कंपैरिजन में ज्यादा सुस्त, मस्त और थका हुआ सा है। तो इसमें थोड़े लेवल नीचे हैं। 1220 पहला लेवल, दूसरा लेवल अगर देखते हैं तो 1150। इसमें दो लेवल हैं, तीसरा भी लेवल नहीं है। इन लेवल्स पर आता है तो एंट्री बनती है। टारगेट कितना आ जाएगा? 1400 से ऊपर जाना नहीं, नीचे में 1100 के आसपास आते ही वापस रिवर्ट होने के संकेत बढ़ जाएंगे। चलिए ये बात यहाँ पर हो गई। एचएल, बीएल, बीडीएल तीनों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक टिप्पणी सर पीएनसी इंफ्रा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हमारी आई हुई है। एक हमारी दर्शक हैं, वो कह रही हैं कि मैं फ़ोन नहीं उठा सकती हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं सर प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिएगा। ले लिया मैम। ये लक्ष्मी जी हैं, पीएनसी इंफ्रा की इनके पास 120 के भाव पर ख़रीदा है इन्होंने, 480 क्वांटिटी है। तो 120 पे लिया हुआ, तब क्यों परेशान है मैम इतना आप? अच्छे प्रॉफिट में है सर, कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और काफ़ी लोगों, जो बाकी लोग हैं उनको जिनके पास है ये पीएनसी इंफ्रा, कैसा लग रहा है? और दूसरा गॉडफ्रे फिलिप जो ऊपर से फिसला है तेज़ी से, उसको लेकर के आज भर भर के सवाल हैं। गॉडफ्रे फिलिप पे अगर हो सके तो लेवल बता दीजिए। किसी ने 2435 पे लिया है, किसी ने और ऊपर लिया हुआ है, तो काफ़ी सारे लोगों की टिप्पणियां हैं गॉडफ्रे फिलिप को लेकर के। उसके बाद थोड़ी सी पावर पे बात कर लेंगे सर, ताकि हमारे सेगमेंट्स कंप्लीट हो जाए। तो ये पीएनसी इंफ्रा और गॉडफ्रे फिलिप को ज़रा शामिल कर लीजिए सर। देखिए दोनों ही स्टॉक बेकार हैं। दोनों ही स्टॉक में आपको गिरावट के ट्रेंड दिखाई देंगे। दोनों ही स्टॉक में कुछ भी पुल बैक आता है तो आपको और बड़ी गिरावट दिख सकती। जहां तक 2265 का लेवल चल रहा है, 2000 के लेवल जब तक नहीं आ जाते तब तक कोई बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सेल फ्यूचर होता तो जरूर करके चलता। पीएनसी इंफ्रा की बात कर ले, बिल्कुल मैडम आपने सही पूछा, लेकिन थोड़ा डिले में पूछा। 120 पे खरीदा था, 400, 500 कहीं तो कुछ पकड़ेंगे ना, या नहीं पकड़ेंगे? तो मेरे हिसाब से अपने टारगेट, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने टारगेट तय करिए, लालच मत तय करिए। लालच तय करेंगे तो टारगेट निकल जाएगा। 100% बुक कर लीजिए, क्योंकि जल्दी वापस 120 के 217 चल रहा है और वापस 160 के लेवल पहले आने वाले हैं। बाकी शायद निकल गया है कि 120 आएगा, तो शायद आ भी सकता है जी। चलिए, तो इस बीच अनीता जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। अनीता जी को नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्ते अनीता जी, कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छे सर, आप कैसे? हम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कहाँ से हैं आप? सर हम कोची से बोल रहे सर। कोची से? हाँ सर। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। कैसा मौसम है मैम अभी कोची में? सर यहाँ पे तो गर्मी है सर, ये हमारे यहाँ मतलब नॉर्थ में जो साइड ठंडी है उसका अच्छा। मौसम तो बहुत चलिए चलिए, बहुत अच्छा। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? अच्छे लग रहे हैं? सर अच्छा है, गर्मी सर का जो प्रोग्राम देखते हैं अच्छा लगता है। वाह, बहुत शानदार। आज बताइए क्या सवाल है आपका? सर अतुल ऑटो, रिको ऑटो का था सर। अतुल ऑटो, रिको ऑटो फटाफट कवर कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है इस सेगमेंट में समय थोड़ा कम है। तो सर रिको ऑटो किस लेवल पे लिया आपने? अतुल ऑटो लिया है सर 520 पे सर। हाँ 520। और रिको ऑटो 139 पे। हाँ सर। ठीक है अनीता जी, इसका उत्तर मैं आपको दिलवा रहा हूँ, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, कोची के अंदर जितने आपके दोस्त यार हैं उनको रिकमेंड कीजिए, ताकि और ज़्यादा लोग कोची के अंदर हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ें। और अगली आवाज़ आप सुनेंगी रवि सर की। रवि सर, रिको ऑटो और अतुल ऑटो पे अनीता जी को क्या सलाह रहेगी?
देखिए दोनों ही अच्छे मोमेंटम पे हैं और थोड़ा बहुत करेक्शन पे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। रेको ऑटो की पहले बात करूं तो ये टारगेट 155 तक अभी जाते हुए नजर आएंगे, इसलिए बने रहना है। जहां तक अतुल ऑटो की बात करें उसके भी 580 तक के टारगेट नजर आएंगे, 483 चल रहा है। मुझे लगता है कि 470 75 का अगर आ जाता है लेवल तो क्वांटिटी डबल कर लीजिए, एवरेज करना ज्यादा अच्छा होगा। और उस पर सर रिको ऑटो पे दोनों हो गए, दोनों दोनों बता दोनों दिए। कवर कर लिए, बहुत शानदार। तो थैंक यू मैम सवाल पूछने के लिए। अब सर जरा थोड़े से पावर पे आ जाते हैं, जैसे कि पहले भी आपसे बातचीत हुई है, पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी। पावर ग्रिड आज भी फिर 1.5% ऊपर है पावर ग्रिड, और इसके अलावा पीएफसी जो कि अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, हालांकि आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक एनटीपीसी पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। इन 3 शेयरों को इंट्राडे हाई पे एनटीपीसी ट्रेड करता हुआ, हालांकि 1% की तेज़ी है लेकिन रिकवरी है। तो इन तीनों पे सर फ्रेश बाय के लिए कोई कैंडिडेट है क्या, और जिनके पास है वो पावर ग्रिड एनटीपीसी पे अभी क्या राय आप सजेस्ट करेंगे? देखिए लगता है मुझे आपके तीनों जो स्टॉक है, पीएफसी, पावर ग्रिड और टाटा पावर, ये तीनों फ्रेश एंट्री करना है तो आदमियों को पकड़ के चलना चाहिए लॉन्ग टर्म। टाटा पावर का टारगेट 440 440, टाटा पावर ग्रिड का टारगेट 370 और पीएफसी का टारगेट 550 रुपए। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड नहीं है। तो आप इनको लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से यहां पर बिल्कुल एकोमुलेट करके चलिए। आने वाले 8 महीने आपके भाग्योदय के लिए काफी बढ़िया है। तो इन सब में अभी थोड़ी थोड़ी नई एंट्री भी ली जा सकती है, यही कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल, अगले 6 महीने 8 महीने के लिए इसको एसआईपी मोड में डाल दीजिए, करते रहिए। ठीक है। अच्छा, एक 2 स्टॉक्स और आ गए हैं सर। सचिन वर्मा जी फिर चलते हैं हर्ष के पास। सचिन वर्मा जी हैं, हाँ, जो कि कह रहे हैं सर मेरे पास गोदावरी पावर के 72 शेयर हैं 253 पर, और कैलाश आर्या जी हैं जो कि कह रही हैं कि कैलाश आर्या जी 129 पे इरेडा ले रखे हैं। इन 2 को और शामिल कर लीजिए सर। देखिए इरेडा में नो ट्रेड जोन ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि पूरे पावर का भविष्य जो है वो थोड़ा सा चमकता हुआ सा नजर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी इसी का फायदा उठाना चाहिए। जहां तक गोदावरी पावर की बात है, तो पावर के चूंकि सभी सेगमेंट में कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना जब सर प्रसाद बढ़ता है तो सबको मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर सेगमेंट का प्रसाद पाने वाले जो टॉप स्टॉक्स हैं वो भी बता दिए हैं, और जो वर्स्ट स्टॉक है उनमें भी थोड़ी बहुत लहर जो है वो कुछ ना कुछ हो। अगर कहीं होली खेली जाएगी तो उसके कलर के छींटे तो आपको भी पड़ेंगे, तो वो पॉजिटिव ही है। ठीक सर। और दूसरा गोदावरी पे क्या बोला सर? दोनों ही गोदावरी है, गोदावरी और एर्डा। एर्डा थोड़ा दुखी ज्यादा करेगा लेकिन गोदावरी थोड़ा हंसी ज्यादा देगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो इसको भी ध्यान में रखें। चलिए, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब हर्ष के पास जाने का वक्त हो रहा है, और हर्ष के पास पहुँचे उससे पहले एक आध टिप्पणी और ले लेते हैं जो कि हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं। वंदना जी जानना चाह रही हैं रेडिंगटन इंडिया के बारे में। 300 पे रेडिंगटन लेकर के बैठी हुई हैं और ये कह रही हैं कि अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। वंदना जी हैं पंजाब से। और सर क्या व्यू रहेगा आपका? अभी 246 के आसपास चल रहा है, मैम का जो खरीदारी है वो 300 के आसपास की है। आपका व्यू रेडिंगटन पे क्या रहेगा? मैम काट के इसी समय पीटीसी ले लीजिए, छोड़ दीजिए। अब रेडिंगटन हो या आईटी काउंटर से कोई भी स्टॉक को काट दीजिए। लॉस बुक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इस बीच हमारे जो दर्शक अभी जुड़े थे, शरद जी कह रहे हैं डॉक्टर रवि की सलाह पर गोल्डियम पे इन्होंने लॉस बुक करके निकल लिया है, अब क्या लूँ? तो सर ये आपकी बातों पर तो तुरंत अमल कर दिया इन्होंने, कुछ उसकी जगह पे कुछ खरीदने के लिए कहेंगे इनको? जी बिल्कुल, अभी मैंने जो बताया, जैसे अभी पावर ग्रिड की बात हो रही थी और साथ ही टाटा पावर की या फिर पीएफसी की, और अगर नहीं पसंद आता तो पी से ही है, पी से पीटीसी भी है। आप यहाँ पे 167 65 का रेट चल रहा होगा, आप उसको भी खरीद सकते हैं। एक और इसी तरह के दर्शक है, कह रहे हैं सर रवि सर ने बोला था आइनॉक्स विंड 100 से नीचे चला जाएगा तब आप ले लेना, मैंने 97 पर ले लिए हैं। मेरा नाम प्रवीण है, जयपुर से हूँ। क्या मेरा व्यू 6 मंथ का है, क्या मैंने सही किया? क्या सलाह रहेगी सर? तो 95 पे आ गया, तो ये प्रवीण जी के लिए निर्णय उनका सही था, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे?
देखिए आप दुविधा में तो जरूर रहेंगे, लेकिन 90 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखिएगा, फिलहाल बने रहिए।